नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्र माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। तो देखिए आधुनिक सौंदर्य शास्त्री कौन कौन से हैं। क्रोचे साहब हैं, यहीं पे आते हैं संतायना, जॉर्ज संतायना जो कि अमेरिका के हैं। इसी में क्लाइडवेल आते हैं, सैमुअल एलेक्जेंडर आते हैं और कलिंगवुड और लॉन्जाइनस। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे एक एक पर। तो देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर आधुनिक सौंदर्य शास्त्री। हेडिंग डालिए आधुनिक सौंदर्य शास्त्री। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रोचे के बारे में। तो देखिए आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में क्रोचे जो हैं ये सबसे प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। क्रोचे ने 29 ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने व्हाट इज ब्यूटी, उनका एक ग्रंथ है व्हाट इज ब्यूटी, तो व्हाट इज ब्यूटी पर विवेचन करते हुए उन्होंने सौंदर्य के संबंध में अपने ग्रंथ एस्थेटिक्स में सब विस्तार से इसकी चर्चा की है। यहीं पे देखेंगे जो क्रोचे साहब हैं, इन्होंने जो क्रोचे हैं इन्होंने कला को सहजानुभूति माना और इन्होंने सहजानुभूति का सिद्धांत भी दिया है। और इनको क्रोचे साहब को एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे प्रमुख प्रवर्तक इनको माना जाता है। किसे? क्रोचे साहब को। तो क्रोचे साहब ने सौंदर्य को जो है इन्होंने बोला इसको आत्म अभिव्यक्ति माना है, सौंदर्य को मतलब आंतरिक अनुभूति भी माना है, जिसको हम आत्म अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रोचे। तो इनके बारे में नोट डाउन करते चलेंगे, एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे, उनको आप लोग नोट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया भी जाता है क्रोचे किसके हैं, तो बताएंगे आपके आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं। तो देखिए आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में सबसे प्रमुख प्रवर्तक क्रोचे को माना जाता है। इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? इन्होंने 29 ग्रंथों की, ठीक 29 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 29 ग्रंथों की। इन्होंने अपने ग्रंथ व्हाट इज ब्यूटी में, तो इनके डालेंगे, इन्होंने अपने ग्रंथ व्हाट इज ब्यूटी में, ठीक है, व्हाट इज ब्यूटी में सौंदर्य पर विवेचना करते हुए, ब्यूटी में विवेचना करते हुए सौंदर्य के संबंध में, सौंदर्य के संबंध में अपने ग्रंथ एस्थेटिक में सब विस्तार से इसकी चर्चा की है। सौंदर्य के संबंध में अपने ग्रंथ एस्थेटिक्स में, एस्थेटिक्स में सब विस्तार से इसकी क्या की है? चर्चा की है। ठीक है, और यही देखेंगे कि जो क्रोचे साहब है इन्होंने सौंदर्य को सहजानुभूति माना है, मतलब कि इन्होंने सहजानुभूति का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें नोट करेंगे आप लोग कि क्रोचे ने सौंदर्य को सहजानुभूति माना है। ठीक, और इन्होंने सहजानुभूति का सिद्धांत दिया। यहीं पर नोट करेंगे कि इन्होंने सहजानुभूति का सिद्धांत, सहजानुभूति का सिद्धांत दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यहीं पर आप लोग नोट करेंगे कि एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे प्रमुख जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको माना जाता है? क्रोचे को माना जाता है। तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्रोचे को।
क्रोचे को माना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार सौंदर्य आंतरिक अनुभूति है। ठीक है, इसमें डालेंगे इनके अनुसार, क्रोचे के अनुसार मतलब कि इनके अनुसार सौंदर्य आंतरिक अनुभूति है, जिसे आत्म अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। तो डालेंगे, आप लोग यहां पे लिखेंगे जिसे आत्म अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया क्रोचे के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सैमुअल एलेक्जेंडर। ये जो थे ब्रिटिश समकालीन दार्शनिक थे और इन्होंने सौंदर्य को भ्रामक माना है। किसने? सैमुअल एलेक्जेंडर ने। तो ये कौन थे? ये जो थे ब्रिटिश दार्शनिक थे। ठीक है, कौन? सैमुअल एलेक्जेंडर। तो आप लोग पहले से नोट डाउन करेंगे और हेडिंग डालेंगे सैमुअल एलेक्जेंडर। चलिए, तो हेडिंग डालिए आप लोग सैमुअल एलेक्जेंडर। चल, तो आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में सेकंड है सैमुअल एलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये जो सैमुअल एलेक्जेंडर हैं, इनको जो है ये ब्रिटिश समकालीन दार्शनिक थे। ये ब्रिटिश समकालीन दार्शनिक थे। कौन थे ये? सैमुअल एलेक्जेंडर। ये ब्रिटिश समकालीन दार्शनिक थे। इसी में आप लोग नोट करेंगे कि इन्होंने सौंदर्य को भ्रामक माना है। इन्होंने सौंदर्य को भ्रामक माना, सौंदर्य को भ्रामक माना है। देखिए, इंपॉर्टेंट जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रोचे हैं, फिर अगला आएंगे क्लाइवेल। होने को तो सारे ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको बताती चल रही हूँ कि क्रोचे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे क्लाइवेल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो क्लाइवेल है। तो क्लाइवेल के बारे में भी आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लाइवेल। देखिए, जो क्लाइवेल हैं, इनको आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में जो क्लाइवेल है ये सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के हैं ये। क्लाइवेल कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। तो आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में इंग्लैंड के क्लाइवेल को सबसे प्रमुख माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्ट में, इनका ग्रंथ है आर्ट, तो उस ग्रंथ में इन्होंने सिग्निफिकेंट फॉर्म पर विशेष जोर दिया है। आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट जो फॉर्म है वो किस कलाकृति में विद्यमान रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फॉर्म जो है जिसमें कलाकारों के भावों की समुचित अभिव्यक्ति होती हो, उसमें सिग्निफिकेंट जो फॉर्म होता है वो उसमें विद्यमान रहता है। ठीक है, कौन सी कलाकृति में? जिसमें कलाकारों की समुचित भावों की समुचित अभिव्यक्ति होती हो। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। तो सैमुअल क्लाइवेल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग नोट करेंगे और अच्छे से देखेंगे भी। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि क्लाइवेल कहां के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड का यही क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक, और सिग्निफिकेंट फॉर्म पर किसने जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहां पे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, तीसरे हैं क्लाइवेल। क्लाइवेल, तो देखेंगे आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में
इंग्लैंड के क्लाइव वेल सबसे सबसे क्या माने जाते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्ट में सिग्निफिकेंट फॉर्म पर विशेष जोर दिया, फॉर्म पर विशेष जोर दिया। ठीक, तो जो सिग्निफिकेंट फॉर्म है वो किस कलाकृति में विद्यमान रहता है, देखेंगे। सिग्निफिकेंट फॉर्म किस कलाकृति में विद्यमान रहता है सॉरी, तो सिग्निफिकेंट फॉर्म किस कलाकृति में विद्यमान रहता है, तो इन्होंने बताया जिसमें कलाकारों की भावों की समुचित अभिव्यक्ति होती हो, उसमें सिग्निफिकेंट फॉर्म जो होता है विद्यमान रहता है उस कलाकृति में। ठीक है, तो जिसमें कलाकारों के भावों की समुचित अभिव्यक्ति होती है, उसमें क्या रहता है, उसमें सिग्निफिकेंट फॉर्म जो है विद्यमान रहता है। तो यहां तक क्लियर है। तो ये क्लाइवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्रोचे साहब है और एक क्लाइवेल है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो क्रोचे साहब के बारे में हमने आपको बताया था उसमें व्हाट इज ब्यूटी ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो व्हाट इज ब्यूटी ग्रंथ है ये किस कलाकार का है, तो आप बताएंगे ये किस स्वर्ण शास्त्री का है, क्रोचे साहब का है। और इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की तो उसकी काउंटिंग पूछ ली जाती है, तो 29 ग्रंथ आप लोग उसमें बताएंगे। वहीं पे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने और भी कई सारे कौन से और भी जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्रोचे साहब के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने एक सहजानुभूति का सिद्धांत दिया, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे यूजिंग वेरोन। ठीक है, यूजिंग वेरोन हेडिंग डालेंगे। तो देखिए, यूजिंग वेरोन ने बोला कला भाव की अभिव्यक्ति है। अगले हैं यूजिंग वेरोन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कला जो है वो भाव की अभिव्यक्ति है। इन्होंने बोला कला भाव की अभिव्यक्ति है। आगे आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉलस्टॉय। तो इनकी जो है ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, टॉलस्टॉय कौन कौन से, युद्ध और शांति है इनका ही टॉलस्टॉय का, और यहीं पे इनका आ जाता है युद्ध और शांति के बाद व्हाट इज आर्ट। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत पूछ लिया जाता है, व्हाट इज आर्ट एंड युद्ध और शांति, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज आर्ट। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोचे का है व्हाट इज ब्यूटी और वहीं पर टॉलस्टॉय का है व्हाट इज आर्ट। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे टिक लगाना है, व्हाट इज ब्यूटी या व्हाट इज आर्ट। तो व्हाट इज ब्यूटी क्रोचे का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, और व्हाट इज आर्ट जो है वो है टॉलस्टॉय का। तो यहां से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ भी लिया था घुमा फिरा के। ठीक है, तो हेडिंग डालिए टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। ठीक है, तो इनके ग्रंथ लिखेंगे व्हाट इज आर्ट पहला, दूसरा है युद्ध और शांति। ठीक है, ये है किसके, टॉलस्टॉय के। तो दोनों हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, दोनों को देखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट आप डालेंगे एमरसन।
देखिए एमरसन जो है इन्होंने सौंदर्य के बारे में बोला कि सौंदर्य जो है वो सृजन करा है। किसने? एमरसन ने। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एमरसन। अगले हैं एमरसन। तो इन्होंने क्या बोला है कि सौंदर्य क्या है? सौंदर्य सृजन कला है। ये किसने बोला है? एमरसन ने। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज संतायना, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। जॉर्ज संतायना, देखिए इनके बारे में देखेंगे। ये जो जॉर्ज संतायना है, आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में जॉर्ज संतायना ये अमेरिका के, इनको प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, किसको? जॉर्ज संतायना को। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने सौंदर्य को 3 प्रकार का बताया। किसने? जॉर्ज संतायना ने। इन्होंने 3 प्रकार का बताया, पदार्थ, आकार और अभिव्यक्ति। तो प्रथम बताया पदार्थ, द्वितीय बताया आकार और तृतीय बताया अभिव्यक्ति। देखेंगे आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में अमेरिका के जॉर्ज संतायना का प्रमुख स्थान है। ठीक है, प्रमुख स्थान है या प्रमुख योगदान है। तो जॉर्ज संतायना ने क्या बोला है? इन्होंने, जॉर्ज संतायना ने 3 प्रकार बताए हैं सौंदर्य के। ठीक है, कौन कौन से बताए वो भी नोट करेंगे आप। सौंदर्य के 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने। सौंदर्य के 3 प्रकार बताए हैं, उनको नोट करेंगे। तो पहला क्या बताया है इन्होंने? पहला बताया है आकार, सॉरी पहला बताया है पदार्थ, एंड दूसरा है आकार, और तीसरा बताया इन्होंने अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, तो ये हो गया इनका तीसरा। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, कौन सी अगली है? कलिंगवुड। ठीक है, कॉलिंगवुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिंगवुड। तो हेडिंग डाल के रखिए कॉलिंगवुड। देखिए जो कॉलिंगवुड हैं वो अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर में जो कला है वो है क्या। मतलब आखिर में उन्होंने बोला कला है क्या, सौंदर्य है क्या। तो इनके अनुसार कला क्या है इन्होंने बताया। ठीक है, जो कि मस्तिष्क के द्वारा और हाथों के द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया जाए वही कला है। ये किसने बोला? कलिंगवुड ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन तो बनता है कि जो इनकी सबसे प्रमुख, जो इनका जो इनकी पुस्तक है वो कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, जिसमें पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कला को क्या माना है। इन्होंने बोला मस्तिष्क और हाथों के द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया जाए वही कला है। मेन यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे ये किसकी पुस्तक है? कॉलिंगवुड की। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे आप लोग कॉलिंगवुड। ठीक है, कलिंगवुड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में क्या बताया है? कलिंगवुड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में एक प्रश्न उठाया है। एक प्रश्न उठाते हैं कि कला है क्या। ठीक है, इन्होंने बोला आखिर में कला है क्या। तो इन्होंने बताया कि जो मस्तिष्क और हाथों के द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया जाए, तो इन्होंने बताया वही कला है। इन्होंने बताया कि जो कुछ भी मस्तिष्क और हाथों से निर्मित किया जाए, ठीक है, वही कला है। लास्ट वर्ड बचते हैं लॉन्जाइनस, तो उनको देखेंगे।
देखिए लॉन्जाइनस जो हैं ये आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं, इन्होंने उदात्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। देखिए लॉन्जाइनस, ठीक है, तो ये लॉन्जाइनस है आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने उदात्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने उदात्त का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदात्त का सिद्धांत किसका है, तो आप बताएंगे लॉन्जाइनस का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी ग्रंथ के बारे में, पुस्तकों के बारे में ये काफी पूछा गया है। तो आखिर में आप देखेंगे कि जितने भी आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं उनके किसी के भी ग्रंथ हैं, किसी की पुस्तक है, जो भी है उसके बारे में काफी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों को, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे चीनी एस्थेटिक्स के बारे में, वहीं पे हम लोग बात करेंगे मिश्रीय एस्थेटिक्स के बारे में, इस्लामी, बौद्ध और भारतीय एस्थेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे मिश्रीय एस्थेटिक्स के बारे में। आप लोग हेडिंग डालेंगे मिश्रीय एस्थेटिक्स। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए मिश्रीय एस्थेटिक्स। चलिए, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, हेडिंग डालेंगे आप लोग मिश्रीय एस्थेटिक्स। देखिए, जो मिश्रीय एस्थेटिक्स है इसमें एक भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिसमें सौंदर्य की चर्चा की गई हो। तो जो मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री थे, तो ये जो मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री थे, ये मानव की अपेक्षा पशु पक्षियों के सौंदर्य के प्रति अधिक संवेदनशील रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो दृष्टि है वो स्थूल रही है, ठीक है, किसकी, मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों की। आगे आप लोग देखेंगे कि जो मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री हैं उन्होंने पर्वताकार उन्होंने क्या बनवाए हैं, इन्होंने पर्वताकार पिरामिड बनवाए, दैत्याकार मूर्तियां, विशाल मंदिर और मकबरे इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों के। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री, ठीक। देखिए, इसमें नोट करेंगे आप लोग कि मिश्रीय सौंदर्य शास्त्र में एक भी पुस्तक क्या हुआ है, एक भी पुस्तक सौंदर्य की नहीं मिली है, सौंदर्य की नहीं मिली है, ठीक है। मिश्रीय सौंदर्य शास्त्र में एक भी पुस्तक जो है सौंदर्य की नहीं मिली है, किसमें, मिश्रीय सौंदर्य शास्त्र में। आप देखेंगे कि इन लोगों का जो मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री जो थे, इनका जो मतलब इनकी जो मतलब दृष्टि थी मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों की, वो मानव की तरफ इनका सौंदर्य नहीं देखा गया है। वो ज्यादातर इनका जो सौंदर्य देखा गया है पशु पक्षियों में देखा गया है, उनकी तरफ अधिक संवेदनशील रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, इस हेडिंग नहीं मतलब इसमें नोट करेंगे कि मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री, मिश्रीय सौंदर्य शास्त्री मानव की अपेक्षा किसमें रहे हैं, मानव की अपेक्षा पशु पक्षियों के सौंदर्य में अधिक संवेदनशील रहे हैं। तो देखिए, मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों के अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं तो पर्वताकार पिरामिड में देख सकते हैं, पर्वताकार पिरामिड में, ठीक है, पर्वताकार पिरामिड में, दैत्याकार मूर्तियों में, दैत्याकार मूर्तियों में, और यहीं पे देखेंगे विशाल मंदिर और महल मकबरे में इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और विशाल
मंदिर और मकबरे में इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। किसके? मिश्रियों के, मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों के। तो ये था मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे चीनी सौंदर्य शास्त्री। ठीक है, तो देखिए चीनी जो सौंदर्य शास्त्री थे, जैसे कि भारत के जो लोग होते थे वो ध्यान मग्न होकर चिंता करते थे। ठीक है, ध्यान मग्न होकर मतलब चिंतन करते थे। तो ऐसे ही भारत के समान ही चीनी सौंदर्य शास्त्रियों ने भी ध्यान मग्न होकर चिंतन करना परम आवश्यक समझा। ठीक है, किसने? चीनी सौंदर्य शास्त्रियों ने। तो उन्होंने बोला कि चित्र बनाने से पूर्व चिंतन करो। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्राचीन उक्ति है चीनी सौंदर्य शास्त्रियों की। अगर चीनी सौंदर्य शास्त्रियों का सौंदर्य को देखना है तो वो हम लोग देखेंगे हशीशो हैं, जो कि एक चीनी सदांग के एक विद्वान हैं बहुत बड़े। तो आप देखेंगे कि चीनी विश्वास करते हैं कि समस्त सौंदर्य का जो स्रोत है केवल टाओ है। ठीक है, इन्होंने टाओ को माना है। और चीनी सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार अगर आपको देखना है तो वो देखेंगे हम लोग चीन के प्राचीन 6 सिद्धांत हैं, उसमें हम लोग चीन के सौंदर्य शास्त्र को देख सकते हैं, जो कि हसी सो के एक ग्रंथ में उसकी 6 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। तो आपका ये नोट डाउन हो गया है, इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग चीनी एस्थेटिक्स। चलिए हेडिंग डालिए चीनी एस्थेटिक्स। चीनी एस्थेटिक्स, तो इसमें नोट करेंगे आप लोग कि भारत के समान चीन में भी सौंदर्य को उन्होंने कैसे अनुभूत किया। चीनी लोगों ने भारत के समान चीनी लोगों ने भी सौंदर्य की अनुभूति के लिए ध्यान मग्न होकर चिंता करना परम आवश्यक समझा। भारत के समान चीनियों ने भी ध्यान मग्न होकर चिंता करना परम आवश्यक समझा। ठीक है, और इसी में देखेंगे कि इनका एक प्राचीन उक्ति है चीनियों की कि चित्र बनाने से पूर्व ध्यान करो। तो चित्र बनाने से पूर्व ध्यान करो, ये चीन की क्या है? प्राचीन उक्ति है। और चीनी विश्वास करते हैं कि समस्त सौंदर्य का आज स्रोत केवल टाओ है। ठीक है, चीनी विश्वास करते हैं कि समस्त सौंदर्य का आज स्रोत केवल क्या है? इनके अकॉर्डिंग टाओ है। ठीक है, तो चीनियों के लिए टाओ और सौंदर्य जो है ये दोनों ही पर्याय हैं। तो लिखेंगे चीनियों के लिए टाओ और सौंदर्य क्या है? ये दोनों ही पर्याय हैं। क्या है ये दोनों? टाओ और सौंदर्य। ठीक है, ये दोनों ही इनके लिए पर्याय हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसमें कि चीनी सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार क्या है। चीनी सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार चीन के प्राचीन 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, चीनी सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार
क्या है? चीनी सडांग। चीनी सडांग 6 सिद्धांत हैं। और ये जो चीनी सडांग, ये जो 6 सिद्धांत हैं, ये चीनी सडांग हसीशो उनका एक ग्रंथ है, उसे आप देखेंगे। चीनी सडांग हसीशो ने अपने ग्रंथ एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटर्स में, एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटर्स में इन्होंने बताया है 6 सिद्धांतों को। किसने? हसीशो ने। तो लिखेंगे चीनी सडांग, ठीक है, हसीशो, हसीशो ने अपने ग्रंथ एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन, हसीशो ने अपने ग्रंथ एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन, एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटर्स, ऑफ पेंटर्स में 6 सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया है। 6 सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया है। ठीक, किसमें किया है? एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटर्स में। तो इनका एक ग्रंथ है, ये किसका है? ये है चीनी सडांग हसीशो, इनका एक ग्रंथ है। अपने ग्रंथ में उन्होंने बताया है 6 सिद्धांतों को, चीनी सडांग के जो 6 सिद्धांत हैं उसमें सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताया है। ठीक है, ठीक। तो हम उन 6 सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बारी बारी से वो 6 सिद्धांत जो हैं उनको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, चीनी 6 सिद्धांत कौन से हैं उनको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला आप डालेंगे सशक्त सजीवता। ठीक है, पहला क्या है? सशक्त सजीवता। फिर डालेंगे वर्ण का भंग। वर्ण का क्या डालेंगे? वर्ण का भंग। फिर सादृश्य रूप, अगला है इसी में रूप सादृश्य, सादृश्य नहीं रूप सादृश्य, रूप सादृश्य। नेक्स्ट डालेंगे अनुरूप रंग विधान, अनुरूप रंग विधान। ठीक, अनुरूप रंग विधान। सुनियोजित संयोजन, सुनियोजित संयोजन। और लास्ट इसमें आ जाएगा अनुप्रतीकरण। ठीक है, क्या है लास्ट? अनुप्रतीकरण। तो ये 6 सिद्धांत है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, सशक्त सजीवता, वर्ण का भंग, रूप सादृश्य, अनुप्रतीकरण, सुनियोजित संयोजन और अनुरूप रंग विधान। तो ये 6 सिद्धांत है, चीनी 6 सिद्धांत। इनको आप लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, ये 6 सिद्धांत किसने दिए हैं? ये चीनी सडांग हसीशो ने अपने ग्रंथ एशियन मेम्बायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटर्स में इन 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, भारतीय सडांग के समान चीनियों के भी सिद्धांत हैं जो कि हैं इनके हैं। भारतीय सडांग के समान चीनियों के 6 लिम्बस ऑफ चाइनीज पेंटिंग, वो उनके सौंदर्य के बारे में गहन
सौंदर्य के बारे में परिचय देते हैं। 6 लिम्बस ऑफ चाइनीज पेंटिंग, ठीक है, भारतीय षडांग के समान। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 6 लिम्बस ऑफ चाइनीज पेंटिंग में सौंदर्य का गहन परिचय देते हैं। जो नोट करेंगे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय षडांग के समान चीनी भी 6 लिम्बस ऑफ चाइनीज पेंटिंग, चाइनीज पेंटिंग में 6 लिम्बस ऑफ चाइनीज पेंटिंग में क्या करते हैं? चाइनीज पेंटिंग में सौंदर्य के गहन अध्ययन का परिचय देते हैं। चाइनीज पेंटिंग में सौंदर्य के गहन अध्ययन का परिचय देते हैं। ठीक, तो आज हमने आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आपसे चर्चा की। अगली क्लास में हम आपको क्या बताएंगे? बौद्ध एस्थेटिक्स के बारे में, इस्लामी एस्थेटिक्स के बारे में और भारतीय एस्थेटिक्स के बारे में। ठीक है, और फिर आपका ये जो सौंदर्य शास्त्र है ये कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। ठीक, फिर हम नेक्स्ट जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सिलेबस फिर कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको आज क्या क्या बताया? चीनी एस्थेटिक्स के बारे में बताया, आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में आपको बताया, और किसके बारे में बताया? मिश्रीय सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।